जय हिंद दोस्तों। देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय चाहे उच्चतम न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट। देखो, इससे पहले हम लोगों ने संसदीय समितियां के बारे में कंप्लीट कर लिया था। अब हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। भारतीय संविधान में संघीय न्यायालय का उल्लेख है भाग 5 में। भाग 5 जो भी केंद्र से संबंधित है वो भाग 5 में आते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति भाग 5 में, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनके प्रधानमंत्री का मंत्रिपरिषद, ये हमारा सुप्रीम कोर्ट, ये महान्यायवादी। तो वही देखो, अगर भाग 6 जब आ जाएगा तो वही सुप्रीम कोर्ट की जगह क्या आ जाएगा, हाई कोर्ट आ जाएगा। राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल आ जाएगा, प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या देखते हैं हम लोग। सर्वोच्च न्यायालय में तथार्थ न्यायाधीश की नियुक्ति जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है, यानी कि तथार्थ न्यायाधीश का मतलब होता है ना कि जब सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कम पड़ जाती है ना, तब हाई कोर्ट से कुछ जज को बुलाया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय में तथार्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश को ये सूचना देता है कि हमें जरूरत है न्यायाधीशों की। आगे का देखते हैं, हर एक पॉइंट को इसमें दिया गया है। संविधान का व्याख्याकार और संरक्षण कौन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट होता है। आर्टिकल 32 के, अगर आपका मौलिक अधिकार हनन हो रहा है ना, तो अनुच्छेद 32 के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। इसमें दिया है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में एडवोकेट का होना जरूरी होता है, तो 10 वर्ष। 10 वर्ष ना आपको हाई कोर्ट में काम करना पड़ता है, 10 वर्ष। और राष्ट्रपति के नज़र में भी आपका अच्छा कानून के नज़र में अच्छा जानकार होना चाहिए, राष्ट्रपति के नज़र में। और 5 साल या तो आप जज रहिए, या तो 10 साल वकील रहिए, या तो मतलब 3 चीज़ होता है। सॉरी, पूरा घचपच हो गया ना। देखो, सुप्रीम कोर्ट में वकील बनने के लिए अब योग्यता में क्या, एक या तो हाई कोर्ट में 5 साल जज रहिए, या तो 10 साल वहाँ पर वो किए वकील रहिए, और तीसरा, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा राष्ट्रपति के नज़र में कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए। इधर सुधर सब। भारत के सर्वोच्च न्यायालय एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपना पद पर रह सकता है, 65 वर्ष। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष। उच्चतम न्यायालय बोलो चाहे सर्वोच्च न्यायालय, इससे अच्छा हम बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट। जहां उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युति का आदेश कौन जारी कर सकता है, तो राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन तो होता है, तो 2,80,000। कितना मुख्य न्यायाधीश का, अन्य न्यायाधीशों का 2.5 लाख रहता है। देखो यहाँ पर दिया भी है, अन्य न्यायाधीशों का कितना 2.5 लाख होता है। किसके अंतर्गत भारत में सुप्रीम कोर्ट न्यायालय की स्थापना की गई थी, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 का रेगुलेटिंग जो आया था एक्ट, उसी के तहत सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था। कहाँ पर, कलकत्ता में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन। ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जब स्थापना किया गया था, न्यू तो उसी से में खोल दिया गया था। मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था थी, 7। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है, तो 30। टोटल कितने होते हैं, 30। टोटल अगर देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट में 33 + 1 34 जज होते हैं, जैसे 33 से अन्य, एक होता है CGI होता है। अभी आपको पता है CGI कौन बने हैं, 91 संजीव खन्ना बने, 50वें कौन थे, DY चंद्रचूड़ थे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो वह भी राष्ट्रपति करते हैं। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किसके परामर्श करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। ठीक है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों
के पद खाली हो तब उनके काम कौन करेगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश करेगा। जैसे राष्ट्रपति जी नहीं रहे, अब राष्ट्रपति की जगह ना रहेंगे तो कौन आप बैठेगा? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति भी नहीं रहे तो सीजीआई बैठेगा सुप्रीम कोर्ट का। भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? तो जस्टिस ए हिदायतुल्लाह ने किया था। क्या सेवानिवृत्ति के पश्चात सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते हैं, काम खत्म, जो रिटायर हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। ठीक है, अब उनके अधिकार क्षेत्र का मतलब एक तरह से समझो कि अगर जजों की संख्या बढ़ानी हो तो ये सब। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? अंग्रेजी का। ये सबसे दुर्भाग्य की बात है, गलत है। हिंदी, यहाँ सारे हिंदी लोग जानते हैं, वहाँ पे अंग्रेजी। अब इंग्लिश सीखें तभी ना। सर्वोच्च न्यायालय के ये इस बात पर लेकर जो दृष्टि के फाउंडर हैं, जो विवेक सर है, क्या नाम उनका, दिव्य कीर्ति सर, उन्होंने इस बात के बोला था कि हमारा केस चल रहा है, अब दो ऐसे व्यक्ति हैं आपस में अपनी भाषा से बात करें, हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है, हिंदी दिवस क्यों मना रहे हैं बताओ। सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? अधीनस्थ न्यायालय का, जो उसके अधीनस्थ आते हैं। भारत में न्यायपालिका है क्या? स्वतंत्र है, उस पर किसी का प्रेशर नहीं बन सकता है। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है एकीकृत। न्यायिक पुनर्वालोकन का अधिकार किसे है? तो सुप्रीम कोर्ट के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। आपको पता है बेरूबरी मामला आया था 1960 में प्रस्तावना का लेकर, इसी का प्रयोग करके केशवानंद भारती मामला में प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो संसद के पास है। भारतीय संविधान में तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान कैसे है? सर्वोच्च न्यायालय में ना। तथार्थ न्यायाधीश जब जजों की संख्या कम पड़ जाती तब बुलाया जाता है हाईकोर्ट से। केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो मूल अधिकारिता के अंदर आती है। ये देखो, उन लोगों का कुछ ऐसे सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसे मामले होते हैं जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही जाते हैं। अनुच्छेद 131 के तहत आर्टिकल 138 में ये बात है, सुप्रीम कोर्ट की प्रारंभिक या मूल अधिकारिता, जैसे 3 मामले, केंद्र राज्य विवाद हो गया, राज्य राज्य विवाद हो गया, चाहे एक केंद्र हो गया तथा दूसरा एक राज्य का हो गया, ऐसे लेकर कुछ ऐसे मामले होते हैं जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही जाते हैं। ठीक है, न्यायिक पुनर्वालोकन वाला जो था वो आर्टिकल 137 में होता है। आपको पता है कि 1960 में एक मामला आया था, बेरूबारी मामला आया था। वो कहा था कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है, पर 1973 में केशवानंद भारती मामला आया था, उसी का प्रयोग करके आर्टिकल 137 का प्रयोग करके उसको बदल दिया गया था, कह दिया गया था कि जो प्रस्तावना है संविधान का भाग है। आगे आएगा तो और अच्छे से बता देंगे। निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई है? तो इंदिरासानीवाद, शंकरी प्रसादवाद, मूल ढांचे की प्रस्तावना, इसमें से कोई नहीं, कोई मतलब है नहीं है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो कौन सा है? 134 से मिलाकर 132 को पढ़ाया। ये तो भाई आर्टिकल सी दी है, आर्टिकल आंसर सी दिया है, ये मुझे भी नहीं पता है। 134, 131 तो पता है, सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक, 132 में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, 137 पुनर्वालोकन, 134 ये नहीं पता मुझे, पर आप देख लीजिए ये वाला, मुझे नहीं पता ये वाला आर्टिकल। ठीक है, अब जो चीज़ पता ही नहीं तो उसके बारे में क्या ही चर्चा करके करना है, फालतू गलत सही बताओ वो भी गलत, बताओ वो भी गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर बताइए कि इनमें से कौन सा सही है? सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल अधिकार रखता है,
सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल अधिकार रखता है, मूल क्षेत्राधिकार। और केवल मूल क्षेत्राधिकार क्यों रखेगा भाई? मूल क्षेत्राधिकार में तो वो सब ऐसे मामले होते हैं जो सीधे केवल सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और बाकी अन्य मामले लेके भी आप जा सकते हैं। तो मूल क्षेत्राधिकार नहीं, ये भले आर्टिकल 131 में जैसे कुछ मामले होते हैं, केंद्र राज्य विवाद, राज्य राज्य का विवाद हो गया, तो सीधे उन लोगों का मूल मतलब उनका निजी मामला है। अगर ये सब ऐसे विवाद हुए केंद्र राज्य का, तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही आएंगे, हाई कोर्ट में नहीं जाएगा। यह केवल मूल एवं अपीली क्षेत्राधिकार रखता है? बिल्कुल नहीं। यह केवल परामर्श संबंधी तथा अपीली क्षेत्राधिकार रखता है। यह मूल, अपीली और परामर्श संबंधित क्षेत्र का सभी रखता है भाई सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर दिया है कुछ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 132 से 136 के तहत अपीली क्षेत्राधिकार तथा 143 के तहत परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार का विवरण है। तो 131 के तहत न्यायालय में मूल क्षेत्राधिकार, अभी 131 में यही दिया है सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार का। 132 से 136 के तहत अपीली क्षेत्राधिकार है। 134 में परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार है। मतलब सारा सुप्रीम कोर्ट में चीज दिया है। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? तो सुप्रीम कोर्ट होता है। लोकहितवाद की संकल्पना का उद्गम देश है तो यूएसए अमेरिका। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? भारत के सुप्रीम कोर्ट में। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद होगा तो सीधे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट देखेगा। ठीक है। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में परामर्श ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। अगर ये राष्ट्रपति साहब इनसे मामला ले लिए, अगर ये दे दिए, इनका मन किया चाहे ले चाहे न दे, अब ये भी इनसे पूछ दिए तो ये भी चाहे दे चाहे न दे, ये दोनों लोग स्वतंत्र हैं। सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शदात्री बनाया गया आर्टिकल 143। मतलब वही 143 में बताया गया, जैसे सुप्रीम कोर्ट किसी मुद्दे पर, राष्ट्रपति किसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं, पर लेकिन क्या कहते हैं, लेकिन उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता है, और सुप्रीम कोर्ट भी हर मुद्दे पर सलाह देने के लिए बाध्य नहीं होता है। मतलब दोनों अपने तरफ से राजा हैं। आर्टिकल 143 में ये दिया है, पर यहाँ शब्द ना पता का दे दिया परामर्शदात्री पढ़ लेना भाई। पर 143 में यही कहा गया कि राष्ट्रपति किसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। चाहे अब राष्ट्रपति अगर सुप्रीम कोर्ट सलाह दे दिया तो राष्ट्रपति रखें चाहे न रखें उनके ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट दे चाहे न दे उनके भी ऊपर है। न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है पहली बार सीधे मामलों की सुनवाई की योग्यता। अच्छा, सीधे मामलों की सुनवाई। हाँ। उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है? किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए। परमादेश, अगर आप सुप्रीम कोर्ट जैसे मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो पांठ रिट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत ना, तो वही परमादेश भी आता है उसी में। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है इसमें मूल अधिकार के अंतर्गत। केंद्र राज्य को, हाँ फिर वही आ गया केंद्र राज्य, बस घुमा दिया इसे, लिख कर क्या बताए। केंद्र राज्य विवाद सीधे लिख देना चाहिए। केंद्र राज्य अगर विवाद का मामला है तो ये सुप्रीम कोर्ट में ही आता है, इसका मूल अधिकार वाला अंदर आता है आर्टिकल 131। भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तर्क के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है तभी जब वे ऐसे परामर्श के लिए कहता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं। किसमें? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के। देख रहे हो, सुप्रीम कोर्ट अपना बैठा के रखा है कि रिटायर होंगे तब भी हम कहीं ना कहीं बैठेंगे बेटा। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है पर वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकता है? केशवानंद भारती वाद, यह आया था 1973 में। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया थे। और वर्तमान में पीटीआई कौन? सतीश खन्ना है। आगे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि पद कौन रहा था? तो वाई चंद्रचूड़ थे। वाई चंद्रचूड़ है, डी वाई चंद्रचूड़ थे क्योंकि उन्हीं का बेटा श्रीरावन।
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा था? कमल नारायण सिंह थे। उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला कौन थी? फातिमा बीबी थी। उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश थी। मुख्य न्यायाधीश नहीं थी, महिला न्यायाधीश थी। तो मुख्य न्यायाधीश अभी तक महिला कोई नहीं बना है सुप्रीम कोर्ट में। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? तो सुप्रीम कोर्ट का है। कौन सा अनुच्छेद न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? आर्टिकल 129। अभिलेख न्यायालय जारी करने का अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार, अरे आर्टिकल 129 के तहत। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? PN भगवती थे। जनहित याचिका PIL। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्चतम न्यायालय के एडवोकेट होना चाहिए? 10 वर्ष होना चाहिए। या तो सुप्रीम कोर्ट में 10 वर्ष वकालत काम के लिए रहा, या तो सुप्रीम कोर्ट में 5 वर्ष जज रहा। और या हम बोल रहे हैं यार, या नहीं होगा, मतलब कि या मतलब हम बांट रहे हैं, या तो ये ऑप्शन या तो ये नहीं। 10 वर्ष ये होना चाहिए, नहीं, हाँ जी, या होता है 10 वर्ष ये होना चाहिए, या तो ये होना चाहिए, एक ही साथ कैसे? और या तो आप राष्ट्रपति की नज़र में, अच्छा राष्ट्रपति की नज़र में होना ही चाहिए आपको। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं भारत संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित करने पर। भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? तो भारत की संसद के पास होता है। उच्चतम न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? भारत की संचित निधि से होता है। हाई कोर्ट में राज्य की संचित निधि से होता है ना। देखो हम कुछ चीज़ें बता दे रहे हैं, कुछ चीज़ें हमसे लगता है गलती बोला गया था इसमें, तो हम बता दे रहे हैं भाई ना। देखो हम यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में इनका अगर जज बनने की योग्यता में देखोगे, या तो हाई कोर्ट में 5 साल आप जज रहिए, या तो हाई कोर्ट में 10 साल वकालत वाला काम कीजिए, और साथ में इन दोनों से अगर कोई एक हो, और साथ में राष्ट्रपति के नज़र में एक अच्छा जानकार, कानून के विषय में अच्छा जानकार होना चाहिए। हम ना पता का बोल दिए थे, सॉरी इसके लिए भाई। ठीक है, अब हाई कोर्ट वाला देख लेंगे अगले वाले में। जय हिंद।